हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइन, मैं भी फाइन हूँ। नाउ आज हम लोग करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। इससे पहले वाले सारे वीडियो में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की वीडियो बनाई गई थी, लेक्चर हुआ था। तो अगर जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो सबसे पहले रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की बात अगर मैं करूं तो वो जाके सीधा इससे पहले वाला वीडियो फिजिक्स प्लस पे जाके अगर आप देखें तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और वहाँ आप कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें। फिर अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्रीवियस वन वीडियो को फिर से फुलफिल कर लें, तब जाके ये वीडियो जो आज का वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बोर्ड के बच्चों को फोकस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो बोर्ड पे आपको बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। और आज के बाद सर्किट से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि सर हम कब सीरीज करेंगे, कब हम पैरेलल करेंगे, कब वायर को देखेंगे, कौन सा वायर कितना इफेक्टिव रेसिस्टेंस रख रहा है। ये सारी क्यूरीज आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम लॉस किए हुए आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लस और मैं आपका रोहित राज सर। नाउ स्टार्ट टुडे रेसिस्टेंस को पिछले क्लास से थोड़ा सा मैं एक बार एलोबरेट कर देता हूं, थोड़ा सा, कि R इज इक्वल्स टू, मुझे वैल्यू मिली थी रो एल बाई ए। R इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आई थी दिस इज रो एल बाई ए। देखिए माय डियर, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रो एल बाई ए है तो R जो है हमारा डिपेंड करता है रो पे, एल पे, ए पे। ये तीन पैरामीटर्स डिस्कस हुआ था क्या, कि लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन वायर और डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसी में समटाइम्स बोर्ड कुछ एक दो मार्क्स में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर किसी वायर का लेंथ, ये मान लो ये वायर है और इस वायर का लेंथ, क्या कहा मैंने, लेंथ, क्या बोला मैंने, अगर किसी वायर का लेंथ डबल हो जाए, अगर ये लेंथ है और यही लेंथ अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ जाए, डबल हो जाए, अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ जाके 12 हो जा रहा है, किसी वायर का लेंथ L है और वो डबल हो गया, एरिया A कांस्टेंट है, एरिया नहीं चेंज हो रहा है, मटेरियल दोनों सेम है, सेम मटेरियल, इसकी भी रेसिस्टिविटी रो, इसकी भी रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टिविटी समझ रहे हो ना, रेसिस्टिविटी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सीधा समझो कि मटेरियल, जैसे मान लिया कि अगर ये कॉपर लिया गया है तो ये भी कॉपर ही लिया गया है, तो मटेरियल बदलेगा नहीं तो उसकी रेसिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी। चलिए, तो जब मटेरियल नहीं बदल रहा है, रेसिस्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, फॉर्मूला देखें तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, बोलो, R डैश ले लेते हैं, रो सेम, L कितना हो जाएगा 2L बाई ए, इसका क्या मतलब हुआ, R डैश 2 इधर लेकर लिखो रो एल बाई ए, सिंपल है। अब क्या आ जाएगा, आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 2 और रो एल बाई ए यहां से आप उठा सकते हो, बोलो क्लियर हो गया है। तो रो एल बाई ए अगर अपन ने यहां से ले लिया, रो एल बाई ए अपन ने यहां से ले लिया, तो रेसिस्टेंस न्यू वाला जो हुआ वो 2 गुना हो जाता है, नया वाला रेसिस्टेंस न्यू रेसिस्टेंस will increase 2 times of
ओल्डर रेसिस्टेंस, ओल्डर जो नया रेसिस्टेंस होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा, जो नया रेसिस्टेंस होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा और, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 रेसिस्टेंस है, मेरे पास फिर से वायर ले लिया एक L लेंथ का, अब की बार मैंने वायर का लेंथ नहीं करके उसका एरिया इंक्रीज कर, लेंथ सेम है और मैंने एरिया को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी इसका जो एरिया है वो है 2 टाइम्स मोर देन दिस वन एरिया, ये एरिया आ गया। समझ रहे हो बात को? जो पहला था उसमें का लेंथ सेम है, ध्यान से समझो, पहला था उसका लेंथ क्या है? सेम है, लेंथ सेम है, मतलब वायर जो है वो बिल्कुल सेम लेंथ का, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर एक बात आप समझो कि वायर का लेंथ, आप देख रहे हो ये वायर है कोई, अगर मान लो तो इसका लेंथ सेम है, खाली एरिया को ना डबल कर दिया गया है ना, यहाँ जैसे विल इंक्रीज 2 टाइम्स डबल ऑफ ओल्डर, तो एरिया को डबल कर दिया गया, यानी जो नया वाला जो एरिया है, जैसे मान लो ये नया वाला एरिया ले लेते हैं हम A', ठीक है, तो जो नया वाला एरिया है वो पुराने वाले एरिया के 2 गुना ज़्यादा है, एक कंडीशन ले। फिर से यही सेम रेसिस्टिविटी, समझ में आया रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर ये कॉपर का है तो ये कॉपर का होगा, अगर ये सिल्वर है तो ये सिल्वर है। दुनिया में सबसे अच्छा कंडक्टर, चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है। पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। क्लियर है ना? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसके ऊपर बाद में हम थोड़ा सा इसका रिलेशन भी दिखा देंगे, आर रो के ऊपर काम हम कर सकते हैं। तो जो न्यू रेसिस्टेंस विल इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेसिस्टेंस है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो ए की वैल्यू हमारे पास इतना गिवन है। तब कहता है नया रेसिस्टेंस कितना होगा बच्चों? न्यू रेसिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? नया रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो पुराने वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना था? पहले ये देखो, तो रो एल बाई ए आ रहा है, और नए वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो रो एल बाई 2a। देखो यहाँ पे रो एल बाई ए डैश लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा रो एल बाई 2a, और रो एल बाई ए की वैल्यू है आर बाई कितना 2। तो रेसिस्टेंस जो हुआ वो हाफ हो गया ऑफ ओल्ड। रेसिस्टेंस इज आर डैश जो है, यानी न्यू रेसिस्टेंस जो है, दिस इज न्यू रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस जो हुआ वो क्या हो गया? हाफ ऑफ ओल्डर रेसिस्टेंस। समझे? तो ये सब रिलेशन आपको पूछा जाएगा कि अगर एरिया लेंथ छोटा है, अगर ये लेंथ छोटा है तो इस लेंथ की वैल्यू क्या हो सकती है, और अगर मान लीजिए हमारे पास लेंथ को बड़ा कर दिया गया है तो क्या अंतर आ रहा है, और लेंथ को सेम रख के एरिया को बड़ा कर दिया गया है तो क्या अंतर आ रहा है। यानी एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। यानी मोटा वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जल्दी करंट फ्लो होगा। मोटा वायर में जल्दी करंट फ्लो होगा, लंबा वायर में धीरे धीरे करंट, मतलब कम करंट फ्लो, धीरे क्या, कम करंट फ्लो होगा। हाँ, एक में ज़्यादा करंट फ्लो होगा और एक में कम करंट फ्लो होगा। अब कहता है कि अगर मान लीजिए कोई तीसरी बात, चलो 2 हो गया क्या, चलो इसको नोट कर लो आप, इसको नंबर 1 दे सकते हैं और इसको हम लोग नंबर 2 दे सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आराम से। हाँ बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। देखिए समझना है तो समझ में आएगा, और इससे बहुत आसान तरीके से हो रहा है कि लेंथ अगर ऐसा है तो लेंथ मान लीजिए हमारा बढ़ा दिया गया है तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। जितना लेंथ बढ़ाओगे ना उसका रेसिस्टेंस उतना बढ़ेगा। खाली एक कंडीशन याद रखना है कि दोनों मटेरियल सेम रहना चाहिए, दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए भाई। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप एक बात समझ लें कि दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए। दोनों का अगर सेम मटेरियल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है?
तो दोनों का मटेरियल अगर सेम है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया। चलिए आगे देख लीजिए। अब क्या कहना है अपने को, अब देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए एक तीसरा केस भी बनाया जाता है, थर्ड केस। तीसरा केस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो रेसिस्टेंस का लेंथ है L, ठीक है, रेसिस्टेंस का लेंथ L है और इसका एरिया क्या है, A है। रेसिस्टेंस का लेंथ L है और इसका एरिया क्या है, A है। अब कहता है कि लेंथ ऑफ द resistance, if length of the resistance increases, length of the resistance increases, अगर दिए गए रेसिस्टेंस का लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए, देन what will change in resistivity, not resistance, resistivity मतलब रो में कोई चेंजिंग आएगा क्या? लेंथ के घटाने बढ़ाने से रो में कोई चेंजिंग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है ना, फॉर्मूला याद है ना, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है L पे, एरिया पे, रेसिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है लेंथ और उसके एरिया पे। तो कोई भी चेंज उसमें नहीं आया। ये छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर के बेस पे आपको बता दिया है। उस ब्रीफ कॉन्सेप्ट पे आप समझेंगे कि लेंथ, रेसिस्टेंस, एरिया और रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है। तो सबसे गुड कंडक्टर क्या होगा, ये भी चीज़ अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दो टाइप के कंडक्टर्स में बात होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया? एक मिनट, मार्कर को थोड़ा सा इंक दे देता हूं। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। वेरी गुड, फाइन। नाउ अगर मान लीजिए मेरे पास टॉपिक दे दिया कि ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताएं कि कंडक्टर कितने तरीके का होता है। चलिए इसको नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं, फिर से नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के बेस पे थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यूं समझ लोगे। देखो कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है। तो उसके दो होते हैं पार्ट। एक होता है क्या हमारा गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, इसे सिल्वर तो से तो बढ़िया कंडक्टर कोई नहीं है। एक होता पुअर कंडक्टर, बैड नहीं कहे, पुअर कह सकते हैं, ठीक है, यानी इससे कम पावर है। तो इससे जैसे निक्रोम का है, कोई एलॉय है, आयरन है, आयरन ले सकते हो आप, इसमें एलॉय ले सकते हो आप, इसमें क्या क्या ले सकते हो। सबसे पहला नाम लिख रहा हूं सिल्वर, फ्रिक्वेंटली यूज होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब है ना, एल्यूमिनियम ETC। तो ये गुड कंडक्टर है। देखिए जो भी गुड कंडक्टर होगा ना, जो गुड कंडक्टर होगा उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होगी उसकी कम होगी, लेस रेसिस्टेंस होता है उसमें। तो करंट का जो फ्लो होगा वो तेज होगा, करंट फास्टर फ्लो करता है। जो पुअर कंडक्टर होगा, पहचानने का तरीका यही है, जिसका पुअर कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू मोर, तो फ्लोइंग ऑफ करंट जो होगा वो स्लो। अच्छा, रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना,
इसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। रेसिस्टिविटी कम होगी, वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी कम होगी, तो रेसिस्टेंस उसका कम होगा, तो आई की जो वैल्यू होगी वो फास्टर होता है गुड कंडक्टर में, और ये हो गया पुअर कंडक्टर। जो इंसुलेटर होते हैं ना, एक इंसुलेटर भी होता है, तो उसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो लगभग इनफाइनाइट आप मान लो, तो करंट उसमें 9 के बराबर फ्लो होता है। तो इंसुलेटर वो है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, नो इंसुलेटर, नो करंट फ्लोइंग। देखो इंसुलेटर वही होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं, मतलब रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट मान लो इन्फिनिटी ले लेते। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो करंट तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा ना। रेसिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि रिलेशन है ना, डेल्टा वी याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई था, तो डेल्टा वी बाई आई इक्वल्स टू आर, यानी आर डिपेंड नहीं कर रहा है लेकिन आर रिलेशन जरूर रख रहा है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि देखिए, डिपेंड और रिलेशन, बात समझ में आ रहा है? डिपेंड और रिलेशन, डिपेंड का मतलब क्या होता है? डिपेंड का मतलब होता है कि तुम नहीं है तो हम नहीं हैं। जैसे डिपेंड का मतलब होता है कि अगर करंट नहीं सर्किट में होगा तो रेसिस्टेंस नहीं होगा, ये गलत है। करंट सर्किट में हो या ना हो, उस मटेरियल का रेसिस्टेंस तो होगा ना। अरे बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/i, ये रिलेशन में है। रिलेशन समझते हो? रिलेशन, हाँ वही जो समझ रहे हो एक्चुअल में। जो रिलेशन क्या होता है कि तुम हो या नहीं हो, तुम बढ़ोगे तो ई घटेगा, ई घटे बढ़ेगा तो ई, इसको रिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आई ना भी हो तो रेसिस्टेंस तो होगा, इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है। जो डिपेंड नहीं करेगा ना, तो उसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है उसको? देखो आई हो या ना हो, आर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन रिलेशन अगर मान लीजिए आपका है तो आई के बढ़ने घटने से उसके ऊपर फर्क पड़ता है, बस इतना है। ठीक है? पड़ोसी नेबर है, तो अगर कोई नेबर है तो नेबर के होने या ना होने से उसके एग्जिस्टेंस में फर्क पड़ेगा? अगले के नहीं पड़ेगा ना। लेकिन नेबर खुश है तो आप भी खुश रहोगे, नेबर दुखी हो जाएगा, दिन झाड़ा झंझट करता रहेगा घर के बगल में, तो आप भी दुखी रहोगे। यानी आपका रिलेशन जो है ना, रिलेशन में खाली घटता बढ़ता है कोई चीज, कि उसके हंसने से वो हंसेगा या उसके हंसने से, कितना भी होता है कि अगला हंसता है तो अगला रोता भी है, तो किसी के हंसने से किसी के रोने से फर्क पड़ता है, वो रिलेशन है। बट वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उसकी डिपेंडेंसी है। तो आर जो है आई पे डिपेंड नहीं करता है, आर जो है डेल्टा वी पे डिपेंड नहीं करता है। ये रिलेशन में है, ये आपस में ये रिलेशन है, इनका क्या क्रिएट किया गया हुआ, रिलेशन बताया गया हुआ। समझे बात को? तो ये पूरा का पूरा एक थ्रू आउट बेसिक लेक्चर हो गया कि गुड कंडक्टर हम किसमें कहते हैं, तो जिसका रेसिस्टेंस कम होता है और जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है। और गुड कंडक्टर में ये हो गया, उसके बाद पुअर कंडक्टर में आ गया। इंसुलेटर किसको कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। आई होप सो सब क्लियर है अच्छे से। चलिए अब आज का टॉपिक जो हमारा है बेसिकली वो स्टार्ट हम लोग करते हैं। थोड़ा सा बेस मैंने और अच्छा आपका बना दिया है, जो दिक्कत ही नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने में। छोटी छोटी बातें समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये है टॉपिक। इसका काम है कि बोर्ड में आता है, बोर्ड में नहीं, इसका काम ये है कि डेली लाइफ को कनेक्ट करेगा। ये डेली लाइफ में करंट है, तो मान लिया 5 घर में फैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ठीक है, मोबाइल भी है, और भी कोई एसेसरीज है, तो 5 अलग अलग एसेसरीज को 5 अलग अलग करंट चाहिए। 5 अलग अलग एसेसरीज को 5 अलग अलग करंट चाहिए, तो उसके लिए सर्किट अलग बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है, 4 को बल्ब को एक ही साथ जलाना है, तो उसके लिए एक ही करंट चाहिए चारों में ना, तो उसके लिए अलग कनेक्शन आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब होता है हमको 2 तरीके से कंबाइन करने आता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एकदम क्लियर हो जाएगा। एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज का कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल। और सवाल आ जाएगा तो दोनों में मिक्स, तो सवाल पे अलग लेक्चर बनेगा। तो पहले क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज तो फील करेंगे। देखिए सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन में है कि ओनली वन वायर इज यूज्ड अक्रॉस द सर्किट। सारा रेसिस्टेंस जो होना चाहिए ना, एक ही वायर में होना चाहिए। ओनली वन वायर इज यूज्ड। मोर देन वन, मोर देन वन, इसमें एक से ज्यादा वायर होना चाहिए रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें कांस्टेंट करंट I is flowing across the resistance। रेसिस्टेंस के अक्रॉस इसमें I करंट फॉलो होना चाहिए, कांस्टेंट करंट। इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, वेरिंग करंट। इसमें करंट की वैल्यू बदलती रहती है। ये दो हो गया। तीसरी बात क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट वेरिंग, अक्रॉस गिवन रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है वो नहीं बदलना चाहिए। इसमें क्या होगा देखो, इसमें कांस्टेंट होगा, इज नॉट वेरिंग। पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिंग, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिंग अक्रॉस गिवन रेसिस्टेंस। इसमें वेरी करता है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसमें वेरिंग है अक्रॉस द गिवन रेसिस्टेंस, और इसमें कांस्टेंट है। क्लियर है? तीन बातें अभी लिखे, दो तीन बातें अभी पढ़ने के बाद लिखेंगे, समझेंगे। ये तीन बातें मेजर है। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। सीरीज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप सो एंजॉय हो रहा होगा। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है बच्चा, आप सभी एक बात को बिल्कुल कंपलसरी समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पढ़ने का सोर्स बहुत जगह से है, ठीक है, तो आप सब जगह से पढ़ रहे हो, लेकिन दिमाग आपका ही स्टोर करना चाहिए। अब आपका माइंड कैसे स्टोर करेगा, इस बात को लेके थोड़ा सा चिंता विषय होना चाहिए, जिसके ऊपर हम सोचते ही नहीं। हमने खाना खाए जा रहे, खा जा रहे, अब वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए भाई। सोर्स ऑफ फूड है, बहुत है हमारे पास, ठीक है, खाए जा रहे। अब डाइजेस्ट, आपका स्टोमक डाइजेस्ट कर रहा है, आपकी डाइजेस्टिव पावर कितनी अच्छी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और ये ही चीज बच्चे मिस करते हैं, तो फिर उनको क्या है, फियर स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया हमने थोड़ी देर वीडियो देखा, हमने लेक्चर देखा, ठीक है, हमने देख लिया। हमने जैसे देखा तो आपका एक काम बनता है कि आप उसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिए। जैसे आपने पॉज किया ना, तो अब क्या होगा, आप बुक वगैरह कॉपी वगैरह बंद कर दीजिए। उसको थोड़ा सोचिए कि ये चीज़ हमको आता है कि नहीं, जो हम सीख रहे हैं ये मेरे अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब डाइजेस्ट आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। जब तक आप करते नहीं है ना, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो 5 मिनट रिकॉल हो गया, अच्छा, डायग्राम बन गया, हाँ ठीक है, ये सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा। अब फिर से आगे बढ़िए, फिर देखिए, फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए, फिर आगे, उसके बाद फिर से लिखिए। जैसे 2-3 बार लिखिएगा ना, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 21 दिन का सफ़र रहता है, आपके बाद वो चीज़ें आ जाएगा, आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं।
तो ये से क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट आपका डिसाइड हो जाएगा। अब कहता है जैसे मान लिया सीरीज कनेक्शन, अब कह रहा है हमारा सीरीज कनेक्शन, मैं सीरीज कनेक्शन बोलूं या कॉम्बिनेशन बोलूं, बात एक ही हो रहा है। यहां पे हमने कर दिया सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या हो सकता है, तो जो रेसिस्टेंस है वो एक ही वायर में जुड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 3 रेसिस्टेंस ले लिया है, आपका मन करे तो 4 भी ले सकते हैं। रेसिस्टेंस का सिंबल तो यही था, तो मान लीजिए एक रेसिस्टेंस दिख रहा है ऐसा, दूसरा भी ले लिया ऐसा, और ये मैंने तीसरा रेसिस्टेंस भी ले लिया। तो 3 रेसिस्टेंस है लेकिन वायर एक ही है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। 3 रेसिस्टेंस लिया है और तीनों रेसिस्टेंस को हमने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग उसकी फिक्स्ड वैल्यू है। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो रियोस्टेट यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए रियोस्टेट क्या होता है, RHE रियोस्टेट बुक में लिखा रहता है। ये वैरिंग, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं रहेगी। ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी क्या है, रेसिस्टेंस है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस रियोस्टेट की जो वैल्यू होगी, ये अपने को पता नहीं होता, वो सर्किट के अंदर खुद एडजस्ट करता रहेगा। जैसे वाला टीवी के अंदर रियोस्टेट लगा है ना, तो जो करंट मान लिया घटता बढ़ता है तो हमको थोड़ी पता चलता है किस लेवल का करंट आया है अंदर में और किस तरह से उसको कंट्रोल कर रहा होगा। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, किस लेवल से करंट आया है, मान लिया 3 एम्पियर करंट है, एकदम से 3.5 एम्पियर करंट आ गया, तब तो रेसिस्टेंस अपने आप एडजस्ट। सर्किट में रियोस्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नॉन रेसिस्टेंस है, यानी ये फिक्स्ड है। R1, R2, R3 की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। R1, R2, R3 फिक्स्ड है, यानी हमको इसकी वैल्यू पता है कि हमने मान लीजिए 2 ओम लिया है कि 3 ओम लिया है कि 5 ओम लिया है। ये परमानेंट फिक्स्ड रेसिस्टेंस है। तो फिक्स्ड रेसिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। एक एक बात समझ के चलेंगे ना तो बहुत अच्छा से बच्चा तैयारी हो जाएगा, मेरे को पूरा भरोसा रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे ब्लॉक करो, धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे उसको अपने माइंड में ग्रैब करो, धीरे धीरे समझो, ग्रैब करो, उसके बाद लिख दो। 2 बार लिखोगे तो तुम्हारा फास्ट स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो रियोस्टेट क्या है, रेसिस्टेंस है R1, R2, R3। एक बार अच्छा समझ में आ जाएगा तो फियर खत्म हो जाएगा। है ना, फिजिक्स में फियर ज़्यादा लग रहा है, सर मैथ्स में फियर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि आप उससे शुरू से दूर भाग रहे हैं। अगर आप उसके नज़दीक आ जाइएगा तो फियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो R1, R2, R3 भूत को देखते हो, दूर से बड़ा डर लगता है। जैसे घर में अंधेरा है, बाहर रह रहे हैं, अंधेरा से बाहर देख रहे हैं, तो हाँ अंधेरा है तो हो सकता है इसमें भूत होगा। तो ठीक है, मन मार के एक बार डरते डरते अच्छा डरते डरते खाली एक बार घुस जाइए आप अंदर, अब 2 बार पूछिए क्या है, खत्म हो जाएगा भूत आपका। क्लियर है ना। तो जब से दूर भागिया तो भूत तो आपको डर लगता है उसमें। अब मान लिया मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस ना एक रेसिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है। अब अगर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक बैटरी ऐड करा है, सेल ऐड किया है, सेल क्या है प्लस माइनस, इसको मैंने V दे दिया, दिस इज वोल्टेज। तो एक प्लस वोल्टेज हो गया, एक माइनस टर्मिनल हो गया। इसको प्लस टर्मिनल बोलते हैं, इसको माइनस टर्मिनल। आराम से देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। इसको क्या, ये बैटरी है, V जोड़ा हुआ। क्लियर हो गया। तब प्लस टर्मिनल से क्या निकलता है, प्लस टर्मिनल से हमारा करंट निकलता है। प्लस टर्मिनल से हमारा क्या निकलता है, प्लस टर्मिनल से हमारा करंट यूज होता है। ठीक है, प्लस टर्मिनल से हमारा क्या होता है, प्लस टर्मिनल से हमको करंट हमारा यूज कर लेते हैं। इसमें हम लोग करंट यूज कर रहे हैं I, यहां से I जा रहा है, तो I हर जगह कांस्टेंट है। बताया था सीरीज कनेक्शन में 2 ही बात याद रखना है कि करंट जो होता है वो होगा कांस्टेंट, जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो वोल्टेज होगा वो वेरिंग होगा, वो वेरिंग होगा। तो जो करंट है वो कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है वो हमारा क्या है, वो हमारा वेरिंग है। करंट हमारा कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमारा वेरिंग करता है। ठीक है, वोल्टेज का दूसरा नाम भी क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। तो ठीक है, अब ये आई गया इसके अंदर, आई तो यहां से भी लौटेगा क्या, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो यहाँ 5 एम्पियर का करंट तुमने इस बैटरी से सप्लाई किया है, कितना एम्पियर का करंट सप्लाई किया है,
5 एम्पियर का, तो यहाँ से होते हो इसमें भी कितना जाएगा 5 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा 5, इसमें कितना जाएगा 5, इसमें यहाँ से कितना निकलेगा मान लो तुम्हारा 5 एम्पियर। क्लियर हो रहा है? अगर मान लीजिए 5 एम्पियर सर्किट्स में जा रहा है तो यहाँ भी 5 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 5 थ्रू आउट द रेसिस्टेंस। इसमें कितना सर करंट जा रहा है? इसमें भी 5। सर इसमें कितना जा रहा है? इसमें भी 5। इसमें कितना जा रहा है? इसमें भी 5 ही जा रहा है। क्लियर हो गया? ये 5 एम्पियर है, इसमें कितना जा रहा है 5, इसमें कितना जा रहा है 5। अरे क्लियर है? सब जगह जो है रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी कितनी हो रही है? 5 एम्पियर है, ये भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर। तो ई 5 एम्पियर है, यहां से अगर बैटरी ने 5 एम्पियर दिया है तो इसमें 5 एम्पियर, इसमें 5, इसमें 5, तो यहां भी 5, तो यहां भी 5। थ्रू आउट द सर्किट करंट की वैल्यू 6 नहीं हो जाएगा या 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर उस सीरीज कनेक्शन चल रहा है। एक ही वायर तो लगाए हो, ये जो लगाए हो इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग वायर। तो जो कनेक्टिंग वायर है इसकी संख्या कितनी है? 1 वायर। एक ही वायर तो लगाया गया है ना, एक ही वायर कनेक्टिंग वायर है, तो एक ही वायर तो लगाया गया। ठीक है सर, एक ही वायर लगाया गया। चलिए डेरिवेशन है इसलिए हम एज्यूम वैल्यू मिटा दें, मिटा देते हैं। फाइन। तो एज्यूम वैल्यू जो है हम लोगों ने क्या किया, इसका रफ कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ अब कैसे क्या होगा देखिए ध्यान से। हमारे पास ये रेसिस्टेंस हमको मिला हुआ है, तो यहां से करंट गया, तो करंट के पास एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिखेगा, ये सब पॉइंट है। देखो डिफरेंस निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट लेना पड़ता था, कि जैसे मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है। अच्छा एक बात देखो, कोई वायर अगर सीधा है, ये वायर है ऐसा है, तो यहाँ ए होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाएगा। यानी अगर यहाँ का ए है तो यहाँ का भी बी है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जितना वाले मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा अगर इस वायर में कोई रेसिस्टेंस यूज नहीं हो रहा है तो, है ना। 5 वोल्ट यहाँ भी होगा, 5 वोल्ट यहाँ भी होगा। अगर इस वायर में कोई रेसिस्टेंस यूज नहीं कर रहे हैं तो 5 वोल्ट अगर यहाँ मान रहे हो तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 नहीं होगा। 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू कितना? 0 नहीं होगा। तो यहाँ अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? यहाँ भी होना चाहिए 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर ये 5 वोल्ट हो रहा है, माइनस 5 वोल्ट हो गया तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो गया, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक वायर है जिसके अंदर हमने रेसिस्टेंस लगा दिया है, ये वायर है तो 2 पॉइंट मिल रहा है, 2 नोड मिल रहा है, इसको नोड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट मिल रहा है, सिमिलरली यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो ये प्लस है, तो यहाँ टन 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 यहाँ तक तो एक ही वायर, तो यहाँ भी क्या डेवलप करेगा? प्लस। अभी माइनस जुड़ा तो एक ही वायर है, तो यहाँ भी क्या जुड़ेगा? यहाँ भी तो माइनस ही जुड़ेगा ना भाई। यहाँ प्लस है तो एक ही वायर है, तो यहाँ भी प्लस, जो पोटेंशियल यहाँ आएगा वो भी यही आएगा, बिकॉज इनके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा है। और जहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? आपका माइनस ही होगा, क्योंकि इनके बीच में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे 10 वोल्ट का अगर तुमने बैटरी ले लिया है तो प्लस वाले पे यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा डंडा 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है, छोटा डंडा 0 वोल्ट। स्मॉल वाला जो है वो 0 वोल्ट और जो पॉजिटिव है वो 10 वोल्ट कर रहा है। तो 10 वोल्ट से यहाँ जुड़ा होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। यहाँ 0 से जुड़ा तो यहाँ कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, समझने के लिए सब हो रहा है काम। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं। मान लिया मैंने इसको ए नाम दे दिया है, इसको मैंने बी नाम दिया है, फिर यहाँ पे मैंने कर दिया तो इसको मैंने सी नाम दे दिया, और यहाँ पे जब मैंने कर दिया तो इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो ये हो गया आपका ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल, चलिए अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पोटेंशियल समझ में आया। ये V1 मान ले, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक जो डिफरेंस है उसका कुछ वैल्यू होगा। चलिए B से लेके C तक दूसरा
अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे ये V है तो मान लिया 3 जगह रेसिस्टेंस बांटे हो ना, तो अगर मान लिया 9 वोल्ट है तो ठीक है, एक को 3 वोल्ट मिल सकता है, दूसरे को 3 वोल्ट मिल सकता है, तीसरे को 3 वोल्ट मिले। कब मिलेगा? जब तीनों का रेसिस्टेंस सेम होगा। लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस तो अलग अलग है, तो हो सकता है एगो 2 वोल्ट ले लेगा, एगो को 3 वोल्ट ले लेगा, और एगो तुम्हारा क्या करेगा 4 वोल्ट ले लेगा। और तीनों को जोड़ दोगे तो नेट वोल्टेज नहीं निकल जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो नेट वोल्टेज निकलेगा। देखिए वोल्टेज का ड्रॉप सेम भी हो सकता है, तब सेम होगा जब रेसिस्टेंस अगर तीनों में सेम है तो। और जब रेसिस्टेंसेस तीनों में सेम नहीं है तो ड्रॉप भी तो अलग अलग हो गया। मान लिया अब इसका पेट है 4 kg खाने का, तो 4 kg खाएगा, वो तो उतना ही रोकेगा ना करंट को। अगर मान लिया इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है तो ये करंट को ज्यादा रोकेगा, तो बैटरी को ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया। ओह, इधर से मान लिया कोई जा रहा है तो उधर से कोई अपोज करने वाला बैठा है, कह रहा है कि हम आने, उधर से अपोज कर रहा है उसको, और वो कह रहा है कि हम आने नहीं देंगे। तो इधर से जो दम लगा रहा है एक्सटर्नली, बाहर से जो वर्क करने वाला एक व्यक्ति है, उसको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब कहेगा इसको तोड़ते निकलेगा। तो इसका पोटेंशियल अलग हो गया ना। जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसका करंट तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस कम ही है इन दोनों के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे जब रेसिस्टेंस कम है तो यहाँ पे जब रेसिस्टेंस कम है तो इसकी वैल्यू करंट की तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। भाई जिसको करंट ज़्यादा मिल जाएगा अपने आप बिना किसी मेहनत के, तो उसको बाहरी मेहनत की करने की कोई ज़रूरत है? जैसे मान लीजिए आपको सब चीज़ें समझ में आता है, बुक पढ़ के, खुद से पढ़ के सब कुछ समझ में आ रहा है, तो यू डोंट नीड टू रिक्वायर एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस लाइक वीडियो एंड कोचिंग एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन मान लीजिए जिसके पास रेसिस्टेंस नहीं है, सभी कहते हैं कोचिंग की ज़रूरत नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जिसके पास अपना माइंड कैपेसिटी अभी डेवलप उतना नहीं हुआ है और सेम बुक पढ़ रहा है, जो एक तेज ब्रेन पढ़ रहा है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा? तो उसको चीज़ भी समझाना है। टीचर का काम ही नहीं होता कि तेज को तो खुद ही पढ़ लेगा वो, टीचर का काम होता है उसको समझाना है। अब उसको कैसे समझाओगे? तो उसको तुम उसी तरह समझाओगे कि बाहर से तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जब बाहर से ज़्यादा मेहनत होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, वर्क ज़्यादा कराना पड़ेगा। चूंकि करंट धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? उस रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम करना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेसिस्टेंस को कम करो। तुम्हारा रेसिस्टेंस है चारों तरफ, क्या क्या रेसिस्टेंस है? घर में बैठ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, वो रेसिस्टेंस है तुम्हारा, उसको कम करो, बैठ के पढ़ो। उसके बाद थोड़ा एनर्जेटिक होके बैठो कि नहीं आज बहुत अच्छा चीज़ काम करने जा रहे हैं, जब बस हाँ अब तो हो गया, अब हमको पढ़ना, ऐसे नहीं, कुछ एनर्जी से पढ़ेंगे। वंस यू ग्रिप द एनर्जी, वंस यू डू द एनर्जी, वंस यू पुट द एनर्जी कैन फॉर्म इन द वन टर्म्स टू द अनदर फॉर्म। तुम एनर्जी से बैठोगे तो एनर्जी से पढ़ोगे, एनर्जी से पढ़ोगे तो एनर्जी से ग्रैप भी करोगे, और जो कुछ एनर्जी से ग्रैप होता है तो एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अब वो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक, तुम्हारा मोशन बढ़ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूम के एंट्रोपी को, रैंडमनेस को घटाओ। जैसे रूम में पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल ऐसा बनाओ कि हाँ ये मंदिर जैसा है, चारों तरफ दीवार पे जो सब लिख रहे हो सबको चिपकाते चलो। लगता है कि अगर फेल हो रहे हैं, कहीं और दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सबको चिपका दो। जैसे चिपकाओगे वैसे तुम्हारा वर्कआउट हो जाएगा। चलिए, तो अब कहता है मान ली ये रेसिस्टेंस है, ये V1 है या V2 है, तो ये V1 है V2 है तो क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? V3 आ जाएगा। अब ये V3 आ गया, पोटेंशियल का ड्रॉप, यानी सब जगह पोटेंशियल क्या है अपना अलग अलग हो गया, यानी V1 V2 V3। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नीचे वाला को मिटा देते हैं। हाँ, जो काम की चीज नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना? अब जो काम की चीज नहीं उसको हटा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, समझाने के लिए किया था। अब मान लिया हमारे पास 3 पोटेंशियल है, तो हमारा काम क्या है? एवरी रेसिस्टेंस के क्रॉस हम क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि करंट तो पता है इसमें भी आई गया होगा, इसमें भी आई गया होगा, इसमें भी आ गया होगा, हमको फ्रॉम ओम्स लॉ, देखिए हमको इस लॉ से एक चीज पता है कि जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है IR। तो हमारे पास A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है? V1। और कहां से, और रेसिस्टेंस कितना है? R1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए ये कहां से कहां तक के लिए हो गया है? A to B। हाँ ठीक है, A to B, ठीक है ना? ये A to B के लिए काम हो गया। अब क्या करना है? B to C के लिए हमको करना है, B to C के लिए, ये B to C में। तो इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज V2 है। अब इसका वोल्टेज V2 है, इसके अंदर करंट कितना गया? I देखो,
अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा R2, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, C से लेके D तक करना है। ठीक है, C से लेके D तक करना है। तो अब तुमको हमारे पास क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा IR3। अब ये कितना होगा, दिस इज 3। इज इट क्लियर? V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। अब एक चीज देखो, इक्वेशन बैलेंस करके देखो, यहाँ पे 10 वोल्ट था तो यहाँ 0 था, यानी तीनों का समेशन हो रहा है। तो जो नेट वोल्टेज है वो तीनों वोल्टेज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है। यहाँ मान लो 20 वोल्ट है तो यहाँ 0 हो रहा है, इसका मतलब 20 में से कुछ ही ले लिया, कुछ ही ले लिया, और ये कुछ ले लिया, इसके बाद 0, कुछ छोड़ा भी नहीं, यहाँ पर 0 बच गया। तो तीनों को जोड़ोगे तो नेट के बराबर होगा ना। तो V1 कितना हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दिस इज V। यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ, यहां जगह है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि V इज इक्वल टू I कॉमन अगर आप ले लेते हो तो क्या लिखोगे, R1 R2 R3, ये ले लिया हमने। अब अगर मान लीजिए ये V की वैल्यू हमने ले लिया, इसको क्या लिखा हमने, IR1 प्लस R2 प्लस R3, ये V की वैल्यू हमारे पास I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये V की वैल्यू है। अब अगर ये V की वैल्यू है तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि V बाई I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अभी तो पहले आप ये फिलहाल इस इक्वेशन को लिखो। ठीक है ना, V बाई आई है, ये इक्वेशन हमारे पास है। चलो इसको मिस से कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ये तो V बाई आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब एक चीज तुम समझ लो कि ये तीनों रेसिस्टेंस के बदले में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं। अगर किसी सर्किट को मान लिया जाए कि एक सर्किट में मैंने बनाता हूं और उसके तीनों रेसिस्टेंस की जगह पे मैं क्या करता हूं कि एक ही रेसिस्टेंस लगा दूं, तो एक ही रेसिस्टेंस लगाओगे तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। अब एक ही दे दिया, मतलब 3 के पावर को 1 में रख दिया, और सेम बैटरी, सेम करंट जाएगा। अब ये क्या होगा, तीनों के बदले को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। देखो इसको डिनोट करना, आर ई क्यू यू का मतलब है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट नहीं याद रहेगा तो आर नेट याद रखो, आर नेट नहीं याद रहेगा तो आर टोटल याद रखो, लेकिन याद रखो कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। इसको क्या कहते हैं, तो बुक लिखता है आर इक्विवेलेंट था, तुम आर इक्विवेलेंट दे दो। आर इक्विवेलेंट मतलब क्या है, तीनों को जोड़ के एक ही वैल्यू, मान लो इसमें 2 है 3 है 5 है, तो 5 3 8 2 10 का 1 लगा दो। बैटरी सेम रहेगा, तो जब बैटरी सेम रहेगा तो करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा तो करंट सेम, क्योंकि वायर एक है, एक वायर में हमेशा एक ही करंट जाता है। 5 एम्पियर का तो 5 ही एम्पियर का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां से अगर यहां पे ओम्स लॉ लगा दिया जाए, इस सर्किट को देख के अगर ओम्स लगा दिया जाए फ्रॉम सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर 2 है, दिस इज 1 है और दिस इज 2 है। तो इसके लिए अगर हमको मान लो लिखा जाए तो हमारे पास V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो V बाई आई की जगह पे तुम लिख सकते हो R इक्विवेलेंट, है ना। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो यहां पे V बाई आई की जगह पे क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट, और ये आ जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये चीज हो गई है। ओके फाइन, इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास सीरीज इक्विवेलेंट इतना आ गया, यानी हमारे पास जो सीरीज का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालेंगे वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक प्रूफ हो गया ये, फाइन। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, जैसे इसको पढ़ लिया तो इसको आराम से आप क्या करेंगे, यहीं पे नोट करेंगे।
तो उसको रोक के समझे, ये सब करते रहेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस से मैंने वैल्यू दे दिया इसका 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है। यहाँ 3 ले लो, 3 रेसिस्टेंस दे दिया। अब कह रहा है एक ही वायर है, पहचान लोगे कि हाँ सर एक ही वायर में, जहां एक वायर है किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 2 ओम। अब कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9। मजेदार बात अब बताता हूं इस प्रॉब्लम के माध्यम से, ये समझना है। देखिए इंटरेस्टिंग गेम क्या है। अच्छा ये ऐसा दिया तो सर्किट भी हो सकता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नहीं होगा दिक्कत। अरे जैसे मान लो ये दे रखा है, तो मैंने 3 रेसिस्टेंस लगाया तो था, तो मैंने ऐसे सवाल दे दिया, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये बैटरी लगी हुई है ना, ये बैटरी लगी है, इसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आई, इसे तो होगा ना, ठीक है ना। अब आर्गुमेंट कहता हूं सब। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। जो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला है उसकी वैल्यू तीनों इंडिविजुअल रेसिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा ही है। यानी 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 आर का इफेक्ट वायर पर मोर मैक्सिमम होगा। यानी सीरीज में अगर कोई वायर जुड़ा है तो उसमें ज्यादा करंट की जरूरत लगेगी, यानी उसमें पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, वो वोल्टेज ज्यादा खर्च करेगा। इसलिए जो दिवाली वगैरह के टिकटिकिया बॉल्स होते हैं उसमें बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा अगर सीरीज कनेक्शन है। क्योंकि देखो आर इफेक्ट जो आया है, यानी हमारा पास अगर बात बोले तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 से भी बड़ी है, R2 से भी बड़ी है, R3 से भी बड़ी है। जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपको, वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम इफेक्ट है, यानी लेस करंट फ्लो। करंट यहां पे कम हो जाएगा, लेस करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम आर है, उसको बहुत रोकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत होती है। हाँ, इसलिए ये आर जो सीरीज कनेक्शन वाले जो हमारा कनेक्शन है डज नॉट यूजफुल, इट डज नॉट यूजफुल इन हाउस होल्ड। ये बहुत बड़ा चीज है। क्यों नहीं है, इसके 2-3 कारण हम निकाल सकते हैं। एक कि मान लो यहाँ पे तुमने टीवी को जोड़ दिया, यहाँ पे तुमने अलग ऐसे सीरीज को जोड़ा, यहाँ पे तुमने अलग ऐसे सीरीज को जोड़ा, लेकिन सीरीज तक करंट तो सेम ही जाएगा ना। अब सब ऐसे सीरीज को सेम ही करंट की जरूरत होती है कि सबको अलग अलग करंट चाहिए, तो करंट की तो वैल्यू बदलनी चाहिए ना, लेकिन इसमें तो करंट की वैल्यू बदलेगी नहीं, इसमें तो सबको अलग अलग चाहिए, सेम चाहिए, सेम ही मिलेगा, इसलिए यूजफुल नहीं होता। इट डज नॉट। क्वेश्चन पूछ देगा व्हाई द सीरीज कनेक्शन इज नॉट यूजफुल इन हाउस होल्ड करंट। अब इसका मतलब ये नहीं इसका यूज अलग है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीट लाइट है, अब आपके शहर में स्ट्रीट लाइट है, उसमें 10 पोल है, 1 2 3 4, तो सब पोल पे अलग अलग स्विच थोड़ी लगाएगा, एक जगह से कनेक्शन दे देगा, यहां से ऑन किया 10 जल जाए। देखते हो सुबह में एक बार में बुझता है, एक बार में बचती है, तो यहां पे सीरीज कनेक्शन काम कर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बिजली लगेगा, सरकार का लगेगा, लेकिन घरेलू बिजली में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अप्लायंसेज अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अलग अलग है। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके बाद वाली में न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझना। क्लियर हो गया। यानी आर इफेक्ट जो है इंडिविजुअल आर सबसे बहुत ज़्यादा है, आर इफेक्ट ज़्यादा है, तो यानी वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सीरीज कनेक्शन था आपका। अब आएगा पैरेलल कनेक्शन अगले लेक्चर में, तो पैरेलल कनेक्शन समझेंगे और उसके बाद रिलेटिवली प्रॉब्लम्स होगा सीरीज और पैरेलल का। 3 लेक्चर इस पे बनते हैं, एक ये हो गया है,
एक अगला वीडियो आएगा, वो आएगा पैरेलल कनेक्शन का विथ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन भी 1-2 होंगे, और एक प्योर क्वेश्चन का सेक्शन होगा सीरीज पैरेलल के ऊपर, तब हम अगला टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जैसा मैंने बताया है इंटरेस्ट लेके पढ़िए, इंटरेस्ट जताइए, नहीं स्टार्टिंग में आता तो झूठा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, सच्चा अपने आप बन जाएगा वो। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।